अध्याय 20 प्रत्यक्ष टकराव। उसके पीछे राक्षसी कीटों के झुंड का गुलजार था। वे अभी तक करीब नहीं थे, लेकिन रक्त की गंध ने हवा को भर दिया। स्थानीय तानाशाह चूयू की भौहें एक साथ आकर्षित हुईं। उन्होंने संकोच नहीं किया और उनकी दिशा में एक अग्नि तावीज को फेंक दिया। राक्षसी कीड़े जो कीटों में विकसित हुए थे, उन्होंने सहज रूप से आग की आशंका जताई थी, इसलिए उनकी उड़ान की गति धीमी थी क्योंकि उन्होंने उसका पीछा किया था। चूयू थोड़ा राहत महसूस कर रहा था और ज़नशेन को उतारा। उसने अपना सिर घुमाया और फिर एक शुद्ध सफेद सेट जैसे सुंदर चेहरे में भाग गया। वीटीएफ। चूयू लगभग सदमे से कूद गया। उन्होंने अपने दांतों को डरावने की भावना को नीचे धकेलने के लिए अपने दांतों को जकड़ लिया और आतंक को गुस्से में बदल दिया। आप शहर वापस क्यों नहीं गए? जीशी अपनी अमर तलवार पर उड़ता हुआ आया, जिसमें उसके सफेद वस्त्र उड़ते हुए, गंदे बाल और थोड़े से होंठ थे। उन्होंने कहा, एक स्वर में जैसे कि वह अन्याय कर रहा था। दा शिक्सियनग ने कहा कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कब कहा? चूयू ने याद किया कि वह अतीत में नायक को कैसे सहलाएगा, लेकिन वह तब भी याद नहीं करता था जब उसने ऐसा कहा था। राक्षसी कीड़े पास में गूंज रहे थे, इसलिए चूयू को वापस लेना पड़ा और एक और अग्नि तावीज को फेंकना पड़ा। जीशी, आप अपने शीजोंग के बारे में नहीं सुनेंगे। शहर वापस जाएं और मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूर्व में मूल चूयू केवल जीशी का चिराग कहेंगे और बाद में चूयू ने उन्हें शिदी या शियक कहा। ये पहली बार है जब चूयू ने उसे अपने पूरे नाम से बुलाया। जीशी का चेहरा पीला हो गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। दा शिक्सियन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने आपको अकेले खतरे का सामना नहीं करने दिया। 3 साल पहले किंगहे शहर में जीजी को पता था कि वह पानी के राक्षसों को दबाने में मदद करने के लिए बहुत कमजोर था। 3 साल से वह चूयू को पकड़ने के लिए, उसे पार करने और उसकी रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अब वह वास्तव में खतरे में है। चूयू नहीं चाहती थी कि जीशी इन खतरनाक पानी में उतारा उसे फेंगिए शहर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इस समय जीशी युआनचेन शिखर में होना चाहिए, एक आत्मा गुफा में खेती, सुरक्षित और ध्वनि, यहाँ अपने जीवन के लिए सख्त लड़ना नहीं। चूयू गुस्से में था। क्या आप दंडित होना चाहते हैं? जीशी का चेहरा पीला था। मैं शीजोंग की शिक्षाओं का पालन करता हूँ। चूयू बेहद गुस्से में था। उन्होंने देखा कि वे नदी के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने कहा, मेरे करीब रहो। इससे पहले कि वे नदी के तट पर पहुंचते, राक्षसी कीड़े उत्तेजित हो गए। नदी का पानी मूसलाधार है और बहुत गहरा है। राक्षसी कीड़े सहज रूप से आग और पानी को भयभीत करते हैं। आग और पानी उनकी दास्ता है, लेकिन राक्षसी कीड़े केवल एक पल के लिए बेचैन थे, इससे पहले कि वे बस गए। चूयू अपनी उड़ान की तलवार पर नदी के ऊपर रुक गया, खुद को जीशी के शरीर के सामने रखकर, मेरे पीछे रहो, मत जाओ। उनका सुरक्षात्मक रुख एक वयस्क के समान था, जिसे 3 साल के बच्चे की रक्षा करने की आवश्यकता थी। जीशी चौंका और बड़बड़ाया गया, शीजोंग। चूयू को अपना ध्यान हाथ में मुख्य कार्य पर केंद्रित करना चाहिए, अन्य चीजों में भाग लेने का समय नहीं था। उन्होंने सैकड़ों काले राक्षसी कीड़ों को देखा और जल्दी से हाथ सील की एक श्रृंखला बनाई। उनके हाथों ने नीली रोशनी की एक विशाल किरण जारी की, जिसने आकाश को अपनी शक्ति से भर दिया और नदी के पानी को सर्च के नीचे बना दिया। गुस्से में ड्रैगन की तरह गड़गड़ाहट का एक झटका था। जब उसने हाथ की मुहरें पूरी कर ली, तो 3 विशाल, लंबे और पतले पानी के ड्रैगन नदी के ऊपर मंडराते हुए, राजसी दिखने वाले और उत्कृष्ट रूप से सुंदर तराजू के साथ, वे जोर से एक उच्च पिच वाले स्वर में दहाड़ते थे, फिर राक्षसी कीटों की ओर आरोपित कर दिया। ये तकनीक चूयू के 3 साल के अभ्यास का परिणाम थी। प्रकाश क्लस्टर की नीली किरणें एक साथ घनी तरह से चूयू के लुटेरे का हेम फड़फड़ाया। पीछे से उसका आंकड़ा सीधा और आराम था, वास्तव में जैसे वही कमर था जो नश्वर दायरे में उतर गया था। जीशी ने लगभग अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और जब उन्होंने चूयू की पीठ को छुआ, तो चूयू का शरीर अप्रत्याशित रूप से लंगड़ा हो गया और नीचे गिर गया। शीजोंग, जीशी ने जल्दबाजी में चूयू को गले लगा लिया। चूयू को उठाते हुए उन्होंने ज़नशेन को लात मारी और इसे नियंत्रित किया। जल्दी से कहा, शीजोंग, आपके साथ क्या हुआ? चूयू, पीला और कमजोर, ने अपना सिर हिला दिया। उस तकनीक की आध्यात्मिक ऊर्जा खपत थोड़ी बहुत थी। मैं बस थक गया हूँ। ये सब 3 पानी के ड्रैगन ने अपने मुंह से पानी के तीर डाले और राक्षसी कीटों पर हमला करने के लिए अपने पंजे और पूंछ का इस्तेमाल किया। दोनों बलों ने एक दूसरे को समान क्रूरता के साथ लड़ाई लड़ी। न तो किसी को दूसरे को रास्ता देने का कोई इरादा था। ये कीवी तकनीक काफी शक्तिशाली थी। कल्टीवेटर को और गठन चरण तक पहुंचने के बाद पानी कीवी केवल उस रूप में बदल सकता है। चूयू 3 साल बाद इस तकनीक का उपयोग करने में कुशल था, लेकिन फिर भी उसकी कीवी ऊर्जा अभी भी इसके उपयोग से कम हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने इस जगह पर भागने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत कुछ भी बिताया, अन्यथा वह अभी लगभग ढह नहीं गया होगा। ZCFROWED। उन्होंने चूयू को अपनी छाती के करीब उठाया, एक हाथ से अपनी कमर पर कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ का इस्तेमाल अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के लिए किया। राक्षसी कीड़े अभी एक जरूरी खतरा नहीं होना चाहिए। जीशी ने चूयू के पेल फेस को देखा।
जीशी के होंठ कस गए। वह चूयू को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था ताकि चूयू को पुनरावृत्ति हो सके। ज़नशेंग ने अचानक अपने म्यान से छलांग लगाई और सक्रिय होने के साथ ही जलाया। अमर ध्वनि थी क्योंकि अमर तलवार ने पीछे से एक हमले को अवरुद्ध कर दिया था। जीशी का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था क्योंकि वह उसके पीछे दिखता था, जहां लोग एक कल्टीवेटर के काले हुड वाले लूट में कपड़े पहने हुए थे। वे जानलेवा लग रहे थे और उनके आध्यात्मिक और काले थे, इतना स्पष्ट। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने के लिए भी आलसी थे। जीशी की आंखें अंधेरी हो गई। राक्षसी कल्टीवेटर। चकित चूयू को अचानक सतर्कता के लिए झटका लगा। उसने अपना सिर झुकाकर अपनी पीठ के पीछे देखा। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कांपता है। जीशी गलत चीज पर केंद्रित था। वीटीएफ युवा, क्या आप उन पुरुषों के पीछे सैकड़ों रक्त लाल राक्षसी कीड़े नहीं देख सकते हैं? यदि आप इस समूह को मारते हैं तो एक और समूह दिखाई देगा, और इसी तरह पीढ़ी के बाद पीढ़ी, अंतहीन। कुछ राक्षसी काश्तकारों ने उनके विपरीत कहा। वे जीशी के बयान का जवाब नहीं देना चाहते थे। जीजी के चेहरे पर अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने शांति से राक्षसी कीटों को देखा और कहा, यूशु संप्रदाय। 3 साल पहले किंग के छोटे से शहर में जो पानी के राक्षसों को हिलाए थे, वे यूशु संप्रदाय के लोग थे। उस समय चूयो अभी भी इस कारण से हैरान था कि राक्षसी कल्टीवेटर जियाओ शियू के लिए सभी तरह से आए थे। अब जब उन्होंने उन्हें यहाँ देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह शायद इन राक्षसी कीड़ों के कारण था। इन राक्षसी कीड़ों के अंडे आत्मा की नसों में बढ़ते हैं। एक बार जब अंडे बिछाए जाते हैं तो वे खुद को आत्मा की नस में जड़ देते हैं, और जब तक आत्मा शिरा को हटा नहीं दिया जाता है तब तक हटाना असंभव है। लेकिन आत्मा की नसों को हटाने से बंजर और ची से रहित मीलों तक पूरी जगह मिल जाएगी। नवजात आत्मा मंच के नीचे वे कल्टीवेटर उस स्थान पर शेष लगभग आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने में असमर्थ होंगे। चूयू को डर था कि यूशु संप्रदाय को पता था कि राक्षसी कीट के अंडे कहाँ ढूंढना है। उन्होंने ये जानकारी पाए और लोगों को 3 साल पहले अंडे की रक्षा के लिए भेजा। तथ्य यह है कि उन्होंने तुरंत एक नवजात आत्मा मंच की खेती नहीं भेजा है, शायद इसलिए कि उन्होंने सोचा कि आत्मा की नसों को बाहर निकालना और एक शक्तिशाली राक्षसी कल्टीवेटर भेजना बहुत बड़ा होगा। वे इतना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि वे जियाओ ज़िया से बचने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि अब वे युद्ध में हैं और एक कम राक्षसी कल्टीवेटर को युद्ध के मोर्चे से याद नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी उनके सामने अब कोर गठन, 6 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कल्टीवेटर और सैकड़ों राक्षसी कीड़ों के देर से चरण में एक कल्टीवेटर है। ये कुछ नहीं है जीशी सहायता के बिना संभाल सकता है। क्या करें? क्या यह अंत है? चूयू ने कुछ ताकत हासिल की और हौंफते हुए कहा, शिदी, मुझे जाने दो। बच्चा उससे डरता नहीं था और उसे कसकर पकड़ लिया। जीशी की आंखें चमक गई। नहीं, चूयू ने असहाय रूप से कहा, मैं ठीक हूँ। जीशी चुपचाप दूर देखा, उसे सुनने का नाटक नहीं किया। इक्वल्स यदि तारांकन एक बच्चा अप्रत्याशित रूप से अवज्ञाकारी है। जिन लोगों को नजरअंदाज किया गया था उनके पास काले चेहरे थे। ये 2 बड़े मजबूत मंत्री बहुत अधिक गपशप हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपकी मौतें निकट हैं? रक्तलाल राक्षसी कीड़े गूंजते हैं। जीशी का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने जल्दी से डुएनजू के साथ ज़नशेंग का आदान प्रदान किया। वह डुएनजू को झूलना शुरू करने वाला था जब अचानक प्रकाश का एक फ्लैश था क्योंकि उसके बगल में एक उड़ने वाली तलवार दिखाई दी थी। 5 तियान युआन संप्रदाय शिष्यों अपने हाथों में तलवारों के साथ अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। सॉन्ग जिंगी समूह का नेतृत्व करता है। वह अपनी तलवार पकड़े हुए उनके सामने खड़ा था। उन्होंने धातु तत्व क्यूई, बहुत शक्तिशाली और दबंग का उपयोग किया, लेकिन जब वह बाहर निकले तो एक क्लेंटिंग ध्वनि थी। उसकी तलवार उछल गई। सॉन्ग जिंगी ने मुड़कर अपनी तलवार पर खड़े हो गए। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी। ये रक्तलाल राक्षस स्पष्ट रूप से काले लोगों की तुलना में बदतर हैं। उस मुख्य गठन की अवधि की खेती करने वाले ने कुछ लोगों को अचानक बाहर देखा और उसने एक कर्कश कम हंसी छोड़ दी। तियान युआन संप्रदाय। सॉन्ग जिंगी ने अपना सिर उठाया और कहा, बिल्कुल, आप धर्मी संप्रदायों के क्षेत्र में अपने चेहरे को कैसे दिखाते हैं? आप मौत की तलाश में हैं। उद्धरण चिन्ह। कोर गठन की खेती एक पल के लिए दंग रह गई और फिर अचानक हंसी में फट गई। अच्छा, हाँ, आपके पास बहुत साहस है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप इन दोषपूर्ण प्राणियों को मार सकते हैं या क्या वे आपको खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के साथ राक्षसी कीटों का झुंड जो अभी भी रह रहा था बेचैन हो गया। सॉन्ग जिंगी के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने अपने डर को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी। वह पीछे मुड़ा और गर्जना कर दिया, चूयू, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई, ये पता चला है कि आपका आत्मविश्वास वास्तव में मुझ पर आधारित था। चूयू का मुंह फिर से बदल गया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है। यद्यपि जीशी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित कर रहा है, लेकिन ऊर्जा की चाल अपनी शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अन्य शिष्य ने निराशा में कहा, चूयू, आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। चूयू ने भी अपनी आंखें रोल करने की जहमत नहीं उठाई।
कोई आश्चर्य नहीं कि मूल चूयू इन लोगों से निपटने के लिए बहुत आलसी था। उनकी मूर्खता संक्रामक होनी चाहिए। राक्षसी कीड़े हिलने लगे। जीशी ने दूसरे शिखर के आंतरिक शिष्यों पर ठंड से नजर डाली और फिर डुएनजू को उठाया और लहराया। अमर तलवार की आग ने छलांग लगाई और एक राक्षसी कीट को हेड ऑन मारा। उस पल में एक रक्तलाल राक्षसी कीट गिर गई। यूशू संप्रदाय से शिष्यों के चेहरों पर अभिव्यक्ति बदल गई। ये कैसे हो सकता है? चूयू अभी भी कमजोर रूप से झुक रहा है और जीशी की छाती पर आगे बढ़ने में असमर्थ है। उसने बेवजह गर्व महसूस किया। ये कैसे असंभव है? यह एक अनूठी प्रतिभा है। नायक का प्रभामंडल टीएन प्लॉट आर्मर। जीशी चुप था क्योंकि उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया था। राक्षसी कीड़े बारिश की तरह गिर गए। इस बिंदु पर जब तक कि गीत जिंगी और अन्य उन्हें एक हाथ उधार देते हैं, रक्तलाल राक्षसी कीड़ों को खत्म करने से कोई समस्या नहीं होगी। सॉन्ग जिंगी का चेहरा बादल और अनिश्चित था। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसे उन्होंने लंबे समय तक युआनचेन पीक के क्यूई रिफाइनिंग स्टेज जियाओशिडी के रूप में सोचा था। फिर उन्होंने कोर गठन चरण राक्षसी कल्टीवेटर और अन्य पर नजर डाली। अपने दांतों को पीसते हुए उन्होंने निर्णायक रूप से आदेश दिया, रिट्रीट। कई शिष्य स्तब्ध थे, लेकिन चू शिक्सियन और जियोशिडी पीछे हटना। सॉन्ग जिंगी की ठंडी आवाज ने उन्हें बाधित कर दिया। वह एक पल में संकोच नहीं करता था और तुरंत अपनी तलवार पर उड़ जाता था। दूसरों ने एक पल के लिए झिझकते हुए जीशी जो अकेले लड़ रहे थे, पेशेवरों और विपक्षों का वजन कर रहे थे, और फिर छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से यूशू संप्रदाय शिष्यों को उन्हें आसानी से छोड़ने नहीं दिया जा सकता है। मुख्य गठन की खेती करने वाला लहराया और अन्य 6 लोग उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रवाना हुए। जब भी उसने एक को मार डाला, दूसरा कोर गठन की खेती के पीछे लौकी से बाहर निकल जाएगा। पसीना जीशी के माथे पर दिखाई दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तलवार में डाल रही थी। जब वह लड़ने लगी थी तो वह उससे कम थी। हालांकि वह ऐसा लग रहा था कि उसने बस अपनी तलवार को राक्षसी कीटों को काटने के लिए चारों ओर लहराया। आराम और अनर्गल सच्चाई ये थी कि प्रत्येक तलवार झूले ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपभोग किया। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति को चूयू में भी स्थानांतरित कर दिया था। वह इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता। लेकिन गीत जिंगी और अन्य भाग गए। चूयू ने अपने गुस्से को दबा दिया और एक समाधान के बारे में सोचने की कोशिश की। शिदी, मैं 3 की गिनती करूंगा, फिर हम जन शेंग और डुएनजू को निष्क्रिय कर देंगे। जीशी चौंका हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा और बस सिर हिलाया। एक राक्षसी कीट संपर्क किया और निर्दयता से उन्हें अपने नुकीले लोगों के साथ काटने की कोशिश की। जीशी चूयू को पकड़े हुए चकमा दिया, लेकिन उसकी बांह काट दी गई। खून अच्छा लगा। 2 कोर गठन मंच की खेती करने वाला भयावह हो गया। उन्हें लगता है कि राक्षसी कीड़े बहुत धीमे थे। वह अपनी तलवार पर आगे उड़ गया। 3 जनशेंग का ब्लू वाटर एलिमेंटल लाइट और डुएनजू की रेड फायर एलिमेंटल लाइट तुरंत गायब हो गई। चूयू को पकड़े हुए जीशी नदी में गिर गया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से कोर गठन की खेती को दंग रह गया। उन्होंने जल्दी से अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और नीचे नदी के पानी को हिलाया गया। उन्होंने लंबे समय तक पानी को हिलाते हुए बिताया, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। ब्लैक रोबेड कल्टीवेटर की आंखें ठंडी हो गईं। वह खुद पानी में चला गया और थोड़ी देर के लिए खोज की, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति में बदल गई। चूयू और जीशी गायब हो गए थे। अध्याय 21 प्यार का फुसफुसाते हुए। सॉन्ग जिंगी ने अपने सिर को उसके पीछे यूशू संप्रदाय के कल्टीवेटर्स को देखने के लिए चारों ओर घुमाया। उसने अपने दांतों को पीस दिया और फिर अपनी भंडारण की अंगूठी से कुछ विस्फोटक लोहे की गोलियां निकाली और निर्दयता से उन्हें अपने पीछे फेंक दिया। लोहे की गोलियों के विस्फोट के रूप में विस्फोटों के एक जोड़े थे, जो अस्थायी रूप से पीछा करने वाले काश्तकारियों को रोकते थे। तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों ने इस अवसर को गति देने का मौका दिया और फैंगये सिटी के लिए आगे बढ़े। नीली ऊर्जा की एक परत ने पूरे स्थान को घेर लिया, क्योंकि शहर के चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध स्थापित किया गया था। जब तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों ने दीवारों की रखवाली करते हुए सॉन्ग जिंगी और अन्य लोगों को देखा, तो शिष्यों ने बाधा पर एक अंतर खोला ताकि उन्हें जाने दिया जा सके। एक महिला कल्टीवेटर ने चारों ओर देखा, पूछा, चू शिक्सियन कहाँ है? अब जब वह सुरक्षित था, तो सोंगई भी शांत हो गई। पिछले निरंतर गप्स के बारे में सोचते हुए वह अपने दिल में चूयू से नफरत करता था, लेकिन उसने खुद को स्टील किया और एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाई, शिमी, चूशिदी और उस जियोशिदी को हमें बचाने के लिए वह राक्षसी पद की खेती करने वाले द्वारा घात लगाए हुए थे। महिला के चेहरे को पीला होने से पहले उन्होंने बोलना भी समाप्त नहीं किया था। प्रत्येक आंतरिक शिष्य की चेहरे की अभिव्यक्ति एक पल के लिए आश्चर्य के साथ खाली हो गई, फिर उन्होंने चुप रहने के लिए चुना। यदि वे वहां रुके होते, भले ही वे राक्षसी कीटों को खत्म करने में सक्षम थे, एक कोर गठन की खेती करने वाले और 6 फाउंडेशन बिल्डिंग काश्तकारों के साथ लड़ने के लिए वे मर गए होंगे। इसके अलावा सॉन्ग जिंगी संप्रदाय के मास्टर के व्यक्तिगत रूप से सफल शिष्य हैं। वह भविष्य में तियान युआन संप्रदाय के नेता होंगे,
इसलिए यदि वे अब गीत जिंगी को अपमानित करते हैं तो वे बाद में इसके लिए पीड़ित होंगे। सॉन्ग जिंगी ने कहा, हर कोई शिदी शिमी चिंता मत करो। रास्ते में वापस मैंने एक संकेत भेजा, जल्द ही एक नवजात आत्मा मन चल उन राक्षसी काश्तकारियों से निपटने और चू शिदी का बदला लेने के लिए पहुंच जाएगा। उद्धरण चिन्ह, महिला कल्टीवेटर ने अचानक उसे देखा। सिग्नल, सॉन्ग शिक्सियन, यह एक आपातकालीन स्थिति थी। मैं एक पल के लिए इसके बारे में भूल गया। सॉन्ग जिनी के चेहरे पर अभिव्यक्ति ने अपराधबोध दिखाया और उनकी आवाज दुखी थी। वह दीवारों के किनारे पर गया, नदी की दिशा की ओर देख रहा था। धीरे धीरे उसके होठों के कोने एक गर्वित मुस्कान में बदल गए। उसने ऐसा किया, अमर तलवार कांग्रेस जल्द ही शुरू होगी और चू यू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। मूल रूप से उन्हें ये सोचने की कोशिश करने में कुछ कठिनाई हुई कि चू यू को कुछ गंभीर चोटें कैसे मिली ताकि उन्हें अमर तलवार कांग्रेस से हटने के लिए मजबूर होना पड़े। अप्रत्याशित रूप से वे राक्षसी काश्तकारियों से मिले जिन्होंने उन्हें इस समस्या में मदद की। युआन चेन पीक की जियोशिदी चू यू की तुलना में बेहद मजबूत लग रही थी। सौभाग्य से उन्हें चू यू के साथ भी समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार अमर तलवार कांग्रेस में उनकी जीत के लिए एक और खतरा हटा दिया गया है। तारानकन तारानकन तारानकन। जब चू यू उठा तो उसके सामने केवल अंधेरा था। उसका सिर किसी की जांघ पर तकिया लगा हुआ था और उसकी कलाई को एक ठंडे हाथ से जकड़ लिया गया था जिसने कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह भेजा था। चू यू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित था। वह फिर से देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। आखिरकार उनके शरीर में बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी जब उन्हें एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया जिससे उन्हें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा पर आकर्षित किया गया ताकि वे भागने की अनुमति दे सकें। अच्छाई का धन्यवाद कि उनके मेरिडियन क्षतिग्रस्त नहीं थे। बस ये तथ्य उसे संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त है। ठीक होने के बाद उन्होंने पानी की तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए भाग लिया। चू यू तुरंत बेहोश हो गया। उन्होंने खुद को पानी में एक बड़ी दूरी पर छिपा दिया था, इसलिए चू यू को पता नहीं था कि वे इस समय कहाँ थे। चू यू ने आह भरी और महसूस किया कि वह व्यक्ति के शरीर के माध्यम से एक तरकश चला रहा है जो चू यू को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेज रहा था। एक कर्कश आवाज लग रही थी, शीजोंग, क्या आप जाग रहे हैं? चू यू ने खुद को ऊपर उठाया और एक पल के लिए झीशी के खिलाफ झुकते हुए बैठ गया। दुख की बात है शिदी, मुझे अंधा लग रहा है। झीशी भी एक पल के लिए चुप था, तब फुसफुसाया, शीजोंग, ये जगह अंधेरा है। चू यू सूख गया। झीशी अचानक चू यू को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए बाहर पहुंचा, अपनी कमर को कसकर पकड़कर उसकी पीठ पर सिर, और उसकी आवाज कांप रही थी, शिक्सिन, आप 7 दिनों के लिए बेहोश थे। उसने कुछ और नहीं कहा, उनकी आवाज दर्द और घबराहट से भरी थी। चू यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने इन शब्दों को सुना। वह चौंका और छोटे आदमी के हाथों को थपथपाया। ठीक है, मैं अब नहीं जाग गया, जाने दो, मैं यहाँ मौत के लिए गला घोंटने वाला हूँ। झीशी रुक गया। उसने जाने नहीं दिया और बस अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। उसने चू यू के कंधे पर अपना सिर रगड़ दिया और बड़बड़ाया, शिक्सिन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। चू यू के कान में उसकी गर्म सांसें उड़ाई गई जिससे चू यू का दिल दर्द हो गया। चू यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने सिर को झुकाया और पैगजीशी के सिर को ये कहते हुए झुकाया, आह, आप पहले से ही इस बड़े हैं कि आप अभी भी इतने चिपचिपे हैं। हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। वह और झीशी अचानक गायब हो गए और अगर लोग उनकी तलाश करते हैं तो वे चू यू और झीशी को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। शायद एक संदेश पहले से ही ल्यू किंगन और चू परिवार को उनकी मौतों के बारे में भेजा गया था। 7 दिन हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। झीशी चू यू को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। शीजोंग, सावधान रहें। चू यू ने अपने माथे को रगड़ दिया और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैर अचानक नर्म हो गए और वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। सौभाग्य से झीशी ने उसे पकड़ लिया। शीजोंग, आपके पैर, वे थोड़े कमजोर हैं। मैं ठीक हूँ, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संभवतः उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अति उत्साह के बाद था। चू यू ने अपने पैरों को लात मारी, उदासी के साथ आहें भरी, और जब वह अचानक शीशी द्वारा उठाया गया था तब बोलने वाला था, वत, ये तीसरी बार है। ये स्पष्ट रूप से कुछ है जो केवल नायिका का आनंद ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो तोप की चारा खलनायक को दंडित किया जाएगा। चू यू कांपते हुए झीशी के कॉलर पर खींच लिया और कमजोर रूप से कहा, मैंने कहा, शिदी, शीजोंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप गिर नहीं लेंगे। उस बारे में कौन चिंतित है? चू यू ने अपने दिल में एक आह भरी। वह इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन वह कुछ समय के लिए उदास हो गया। फिर अचानक आत्मज्ञान का एक पल मिला। वैसे भी ये पहले से ही 2 बार पहले हुआ है, इसलिए वह अब तीसरी बार परवाह नहीं करता है। अब जब वह सुप्रीम एनलाइटनमेंट 2 चू यू तक पहुंच गया था तो चुपचाप झीशी की गर्दन को मजबूती से गले लगा लिया। अंधेरे में एक बेहोश हंसी लग रही थी। वे लंबे समय तक चुपचाप अंधेरे में चले गए। केवल एक चीज जो उन्होंने सुनी वह थी एक दूसरे की सांस लेने की आवाज।
चू यू ने जीशी की छाती पर झुककर पहेली में अपना सिर उठाया। शिदी, आपकी सांस थोड़ी तेज है। क्या आप थक गए हैं? शीशी ने चुपचाप अपने दिल में आग को शांत कर दिया। मैं थका नहीं हूँ, आपका दिल की धड़कन तेज है। जीशी ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, मैं थोड़ा थक गया हूँ। शीशोंग, ये कुछ भी नहीं है। चू यू एक पल के लिए चुप था और अचानक अपने हाथ से माथे पर मारा। उनके भंडारण की अंगूठी में बहुत सारे प्रकाश उपकरण थे। वह सिर्फ उनके बारे में भूल गया। जब तक वह एक नक्काशीदार लालटेन नहीं मिला तब तक वह इधर उधर हो गया। उन्होंने धीरे से इसे थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सक्रिय किया और यह जलाया। नर्म नीली रोशनी सभी दिशाओं में 30 फीट 3 तक फैल गई। चू यू अपने हाथ में एक लालटेन के साथ चारों ओर देखा। पूरी जगह खाली लग रही थी और वे सभी देख सकते थे कि सभी तरफ असीम अंधेरा था। फर्श सफेद जैड के ब्लॉकों से बना था, जिसमें हर टुकड़ा बहुत सारे रनिक पात्रों के साथ खुदी हुई थी, जटिल और अमूर्त, जैसे कि प्राचीन कल्टीवेटर्स का उपयोग किया गया था। शिदी, चू यू ने देखा और अचानक कहा, शिदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? आपके कान भी हैं। यदि आप वास्तव में थक गए हैं तो बस मुझे नीचे रखें। मैं ठीक हूँ, ये कुछ भी गंभीर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जीशी एक पल के लिए चू यू को घूरता रहा। उसके होंठ खड़े हो गए लेकिन उसने बात नहीं की या चू यू को जाने दिया। ... इस बच्चे के साथ क्या गलत है? चू यू काफी उलझन में था और यह नहीं जानता था कि जीशी के व्यवहार के बारे में क्या सोचना है। उन्होंने सफेद जैड फर्श पर रन की जांच करने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। इसे देखते हुए उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अजीब थी। इस शरीर के मूल मालिक को इस जगह के बारे में कुछ याद था, लेकिन ये बहुत बेहोश था। ये बहुत पहले से कुछ की स्मृति की तरह था, एक स्मृति जो धूल से ढकी हुई थी। उनके पास कोई सुराग नहीं था कि वे कहाँ थे। ये जगह असीम लग रही थी। चू यू को पकड़े हुए जीशी लगभग आधे घंटे तक चला था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं देखा। चू यू ने अचानक कुछ के बारे में सोचा और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जीशी के लूट पर खींच लिया। उन्होंने जीशी को रोकने और लालटेन को जमीन पर रखने के लिए प्रेरित किया। जाता रहना। चू यू ने एक मुस्कान के साथ देखा, ये देखते हुए कि उसके बागे के सामने खुला हुआ था। जीशी ने एक पल के लिए अपने कॉलरबोन को देखा, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने बोझ को स्वेच्छा से सहन करना जारी रखा। एक बार फिर वे कुछ समय के लिए चले। उनके आगे एक बेहोश प्रकाश दिखाई दिया। जीशी रुक गया और प्रकाश को देखा। ये लालटेन से प्रकाश था जिसे चू यू ने नीचे रखा था। ऐसा लगता है कि उन्हें लगा कि वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ प्रकार का बल था जिसने उन्हें उसी स्थान पर वापस कर दिया जो उन्होंने छोड़ी थी, जिससे वे कई बार इस यात्रा को दोहराते थे। चू यू के अनुमान की पुष्टि की गई थी। उसकी भौहें बढ़ गई जैसे वह सोच रहा था, घेरे में घूमना। 4 जीशी ने एक कदम पीछे लिया और फिर कहा, सीलिंग स्पेल। फिर भी नायक की इस घटना की अपनी व्याख्या है। 5 चू यू उसकी नाक की नोक को छूते हैं, इंतजार कर रहे हैं। जीशी लालटेन के बगल में रुक गया और उसे उठाया। उन्होंने नीचे देखा और ध्यान से फर्श पर रनों की जांच की। ये रन एक समस्या है। वर्तमान में काश्तकार लगभग हमेशा झंडे के एक सेट का उपयोग करते हैं ताकि स्पेल फॉर्मेशन सेट किया जा सके और फिर इसे लिंगी के साथ सक्रिय किया जा सके। यहाँ तक कि जो लोग यह नहीं जानते हैं कि गठन कैसे करना है, आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि प्राचीन कल्टीवेटर्स को रन बनाना पसंद था और उन्हें झंडे की गठन पद्धति का कठोरता से पालन नहीं करना पड़ा। उनकी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक प्राचीन सुलेख थी। मूल चू यू ने स्पेल फॉर्मेशन नहीं सीखा, इसलिए वर्तमान चू यू के पास स्पेल सरणी को तोड़ने के लिए नायक की अत्यधिक मजबूत दिव्य शक्ति पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें जल्दी से इस स्थान को छोड़ दिया। जीशी लंबे समय तक जमीन पर रनों को घूरता रहा। उसकी भौहों को एक साथ कसकर बुना हुआ था। चू यू की आंखें उज्ज्वल हो गईं। शिदी सोच रही है कि गठन को कैसे तोड़ा जाए। जीशी ने सिर हिलाया और धीरे से चू यू को नीचे रखा। उन्होंने चू यू के पैरों के पतन के लिए इंतजार नहीं किया और एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी छाती के करीब गले लगाने के लिए किया। चूंकि वे लगभग एक ही ऊंचाई थी, जब दोनों पुरुषों के शरीर एक साथ करीब थे, आमने सामने, एक लापरवाह चाल उन्हें एक दूसरे से टकराएगी। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति काली थी। शिदी, तुम क्या कर रहे हो? जीशी ने शांति से डुएनजू को आकर्षित किया। अमर तलवार उज्ज्वल रूप से चमकती है और उसकी आंखों में भी एक ही स्पष्ट प्रकाश था, गठन को तोड़ो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने अपनी तलवार को फर्श पर गिरा दिया। चू यू, वत, ये तथाकथित स्पेल ब्रेकिंग विधि है। यह एक बाधा पर बस विस्फोट करने के समान है। यह एक स्टड हरम मास्टर उपन्यास का तरीका है जो आकाश को पलटने के लिए बल का उपयोग करता है। फर्श पर सफेद जेड टाइलें काफी कठिन हैं। जब एक तलवार फर्श पर पहुंच गई तो सफेद जेड पर एक निशान भी नहीं दिखाई दिया। जीशी ने असफलता से असंबद्ध डुएनजू को वापस आकर्षित किया। चू यू की आंखों में देखते हुए, उसकी आंखें रात की तरह अंधेरी थीं और दुर्घटना से प्रतीत होती है उसके होंठ हल्के से चू यू के गाल को छू गए। चू यू ने कहा, शिदी, मुझे जाने दो।
मेरे ऊपर पकड़े हुए गठन को तोड़ना असुविधाजनक है। जीशी की आंखें चमकदार हो गईं। वह निर्दोष रूप से और ईमानदारी से मुस्कुराया, ये कहते हुए, नहीं, अगर कुछ होता है तो ये शिदी और शिक्सियन दोनों के साथ होगा। ... उचित लगता है। चू यू को अवाक कर दिया गया था। वह जीशी द्वारा गले लगाया जाता रहा, जिसने कभी कभी अपने चेहरे को धीरे से रगड़ दिया। जीशी की पलकों ने कभी कभी उसके चेहरे को छुआ। ये भावना बहुत नर्म थी, लेकिन लोगों को कमजोर और सुन्न महसूस कर रही थी। चू यू ने पसीना बहाना शुरू कर दिया था और फिर से जीशी को मनाने के लिए उसे जाने के लिए फिर से कोशिश करने जा रहा था, जब जीशी ने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर घुमाया और दो लोगों के होंठ एक साथ फंस गए। एफएमएल, नायक उसे गुस्से में मार देगा। चू यू ने मूल चू यू के टुकड़ों को हैक किए जाने के भाग्य पर वापस सोचा। वह बेहद भयभीत था। उसके हाथ और पैर ठंडे और सुन्न हो गए क्योंकि वह जीशी को वापस देख रहा था। उसका दिमाग खाली था। जीशी ने शांति से झपकी ली, फिर अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया और चू यू के होंठों को हल्के से चाटा। चू यू, पुरुष, 22 साल का, स्वर्गीय कैलेंडर के वर्ष 6321 में मृत्यु हो गई। मौत का कारण, भयभीत। अध्याय 22 में आपका पिता हूँ। चू यू ने शांति से एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप सिस्टम के दरवाजे पर खटखटाया। सिस्टम, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे माफी मांगने के लिए आत्महत्या करना चाहिए या टुकड़ों में कटौती करने का इंतजार करना चाहिए? सिस्टम का स्वर हंसमुख था। कृपया टिप्पणी बैराज दृश्य को चालू करें टिल्ड। चू यू ने टिप्पणी बॉक्स खोला और तुरंत सिस्टम की गहरे दुर्भावना को महसूस किया। उसकी आंखें अनगिनत टिप्पणियों से बाढ़ आ गईं, ये कहते हुए कि ये समाप्त हो गया है। फूल फेंक दो और डबल हैप्पीनेस, इसे दान। सिस्टम, आप सिर्फ एक आत्मकेंद्रित शो ऑफ हैं। चू यू का चेहरा काली रेखाओं से भरा हो गया। उन्होंने तुरंत टिप्पणी बैराज दृश्य स्क्रीन को बंद कर दिया। जीशी की काली आंखें शांत और शांत थीं। चू यू ने चारों ओर घुमाया, ब्रो पसीने के साथ मन के, और हंसी से हंसते हुए, दुर्घटना, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, हा 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 हा। शिदी, इस पर कोई ध्यान न दें, मुझे जाने दो। चू यू ने यह भी सोचने की हिम्मत नहीं की कि उस चार्ट का क्या मतलब है, और वह ये भी डरता है कि अब जीशी अपनी तलवार उठा लेगा और उसे छुरा घोंप देगा। नायक का पहला चुंबन एक तोप के चारे द्वारा लिया गया था। क्या तारांकन 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 तारांकन, यह एक भयानक पहला पुरस्कार है। जीशी ने अपने होठों को शुद्ध किया, एक दुर्घटना नहीं। चू यू लगभग निराशा में अपने घुटनों पर गिर गया, यह एक दुर्घटना थी। जी ने अब नहीं बोला। चुपचाप, उसने धीरे से चू यू को नीचे रखा। वह डुआनसू की ओर रुक किया, लेकिन वह लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा। अंत में, उसने हाथ उठाया और अपने होठों को छुआ। यह एक दुर्घटना नहीं थी, शायद इसलिए कि वह गुस्से में था और उसकी भावनाओं को बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं था। उसने जेड टाइल्स पर जल्दी और बेरहमी से हमला किया। स्वर्ग में आंखें हैं और यह पता है कि यह नायक है, इसलिए यह बहुत पहले नहीं था जब जेड के फर्श ने एक क्रैकिंग ध्वनि और टूट गई। पूरी जगह हिंसक रूप से हिल गई। फिर चू यू लगभग जमीन पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से जीशी उसे नहीं भूल गया था। जीशी वापस भाग गया और उसे पकड़ने के लिए चू यू की पीठ और घुटनों के नीचे अपनी बाहें रखीं। उनके सामने कहीं से उन्होंने एक भारी पत्थर के दरवाजे के खुलने की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। जीशी ने चू यू को कसकर पकड़ लिया और प्रकाश की ओर भाग गया। उज्ज्वल प्रकाश ने लगभग उसे अंधा कर दिया, इसलिए उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में चू यू तन पकड़े। उन्होंने उन दोनों के चारों ओर एक कमजोर सुरक्षात्मक ढाल को सक्रिय करने के लिए डुआनसू का उपयोग किया। चू यू ने उन आंसुओं को मिटा दिया जो उनकी आंखों में फैल गए थे, जो प्रकाश के कारण स्मार्ट थे। अचानक उसने एक आवाज सुनी, सुखद आश्चर्य के स्वर में, छोटा भाई। चू यू, तारांकन तारांकन तारांकन। एक ब्रोकोन के लिए सबसे खुशी का परिणाम यह है कि जब आपने सुना कि आपका छोटा भाई गायब हो गया है, तो वह वापस आ गया और उसकी बाहें और अंग टूटे नहीं थे, लेकिन छोटे भाई, एक जंगली आदमी वापस लाया। चू शेन की आंखों ने अपना गुस्सा दिखाया क्योंकि उन्होंने सैन हुओ को उठाया और सतर्कता से जीशी को देखा, जो चू यू को तंग कर रहे थे। उसका चेहरा ज्वलंत। चू शेन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे छोटे भाई को जाने दो। चू यू की आंखें आखिरकार प्रकाश के अनुकूल हो गई थीं। उसने अपनी आंखों को अपने हाथ से छायांकित किया और हल्के से खांसते हुए कहा, सबसे बड़ा भाई, यह मेरी शिदी है, आप उससे पहले मिले थे। चू शेंग ने तब देखा कि जीशी का चेहरा परिचित था। उन्होंने 3 साल पहले चू यू की बाहों में एक बिगड़े छोटे लड़के को देखकर याद किया। सभी पुराने और नए ग्रज को जोड़ते हुए उसका चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। शिदी, तुम मेरे भाई को क्यों पकड़ रहे हो? ऐसी अंतरंगता बहुत अनुचित है। जीशी का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था क्योंकि उसने शांति से कहा, मैंने 3 साल के लिए शीजोंग के साथ एक बिस्तर साझा किया। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह उसे पकड़ रहा है। चू शेंग थंडरस्ट्रक हकलाया, साझा साझा एक बिस्तर। ये देखते हुए कि ब्रोकोन इतना हैरान था कि वह लगभग बेहोश होने वाला था। चू यू के सिर में दर्द हुआ।
उन्होंने जीशी की कमर को चुटकी ली और इस विषय को बदलने की कोशिश की। सबसे बड़ा भाई, आप यहाँ क्यों हैं? जीशी, जिसे हल्के से चुटकी ली गई थी, केवल थोड़ी सी गुदगुदी महसूस हुई। उन्होंने चूयू के नर्म होठों को देखा, रुक गए, फिर तुरंत दूर देखा। उसने फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। चूयू चारों ओर देख रहा था, इसलिए उसने अभी जीशी की आंखों में नजर नहीं देखी। हालांकि चू शेंग ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। सैनहू पर उसका हाथ कस गया और वह सतर्कता पर जीशी को घूरता रहा। चूयू ने देखा कि वे एक बड़े हॉल में थे। 8 चित्रित लाल खंभे 2 लोगों को अपनी बाहों के साथ घेरने के लिए काफी बड़े, अपार खुले क्षेत्र में थे। ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि छत उनके ऊपर ऊंची थी। सफेद संगमरमर के फर्श में उस पर एक विशाल जादू शकल था, बेहोश चमकती हुई, मेपल लीफ की तरह कुछ हद तक देख रही थी। चूयू ने चू शेंग की प्रतिक्रिया नहीं सुनी और लापरवाही से उसे वापस देखा। सबसे बड़ा भाई। चू शेंग ने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया और बोलने से पहले थोड़ा सा चुप था। छोटा भाई, निश्चित रूप से मैं यहाँ हूँ, यह मेपल लीफ वैली गिर रहा है। चू शेंग की आवाज अचानक शोकपूर्ण हो गई, जैसा कि उन्होंने कहा, 7 दिन पहले हमें तियान युआन संप्रदाय से खबर मिली थी कि राक्षसी कल्टीवेटर्स ने मेरे छोटे भाई को घात लगाकर घात दे दी थी। आप लापता हो गए थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या आप मर चुके हैं या जीवित हैं। जब हमने खबर सुनी तो माँ बेहोश हो गई और सब कुछ अराजकता में था। पिता जिन्हें से लौट आए और दादा और दादी ने एक अटकल के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। मूल चूयू हर किसी का पसंदीदा था, एक खराब छोटी राजकुमारी। एक ऐसा लगता है कि यह विवरण वास्तव में सच था। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल चूयू का परिवार उपन्यास में नायक द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मूल चूयू को नायक द्वारा मार दिया गया था और उसके डॉटिंग परिवार सभी ने उसे बदला लेने के लिए वारपात पर चला गया, लेकिन सभी नायक द्वारा मारे गए थे। चूयू गुप्त रूप से आहें भर दिया। इस शरीर के पूर्व मालिक को नायक के हाथों दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। एक अच्छा, महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार छोटी राजकुमारी का तोप के चारे के खलनायक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चू शेंग, पिता वापस आए और तुरंत आपकी आत्मा की जांच की। वह जानता था कि आप जीवित थे। दादी ने एक दिव्य परामर्श किया और जब उसे पता चला कि आप घाटी में लौट आएंगे तो वह मुझे घाटी को देखने के लिए नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह। ब्रोकोन रो रहा था। छोटा भाई, तुम देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला है। सबसे बड़ा भाई बहुत चिंतित है। आह, चूयू को हॉरर के साथ पकड़ लिया गया था। सबसे बड़ा भाई, कृपया शांत हो जाओ। चू शेंग शांत होने के बाद और एक बार फिर चू परिवार के लिए सामान्य परिष्कृत और जीनियल वारिस बन गए। चूयू आखिरकार यह पता लगाने में सक्षम थे कि क्या चल रहा था। ये स्थान जहां वह और जीशी 7 दिनों तक रुके थे, मेपल वैली का एक निषिद्ध क्षेत्र था। वे वर्तमान में पूर्व महल के सामने हॉल में थे। इस निषिद्ध जगह में चू परिवार के पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। चू परिवार के सदस्यों, साथ ही बाहरी लोगों को भी इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। चूंकि इतने साल बीत चुके हैं, इसलिए यह पता नहीं है कि पूर्वजों ने किस तरह का अमर खजाना छोड़ दिया। चू शेंग धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई जैसा कि उसने कहा, यदि चू परिवार से जो लोग नहीं हैं, वे निश्चित जगह में प्रवेश करते हैं, कानून के अनुसार उन्हें मारा जाना चाहिए। सबसे बड़े भाई, अधिक मौत के झंडे उठाना बंद करो। चूयू ने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछा और जीशी के कॉलर पर खींच लिया। बच्चे ने तब चतुराई से अपना सिर नीचे कर दिया। चूयू फुसफुसाया, मेरा सबसे बड़ा भाई सिर्फ मजाक कर रहा है। शिदी, इसे गंभीरता से मत लो। सबसे बड़े भाई ने दृढ़ता से मौत का झंडा लगाया। छोटे भाई, जो सबसे बड़े भाई ने कहा वह सच है। ये चूयू की तरह यहाँ बुरा पुलिस है। जीशी का चेहरा बहुत शांत था। उनके चेहरे पर भी एक बेहोश मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे लंबे समय तक बोलते थे। काफी हद तक। उन्होंने पूछा, चू परिवार के केवल सदस्य प्रवेश कर सकते हैं? चू शेंग ने जीशी को सिर से पैर तक देखा। हम्फ। जीशी अपनी बाहों में चूयू को सोच समझकर देखा। ये कहना है, अगर कोई चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज से शादी करता है तो ये ठीक है ना? चू शेंग का ध्यान लंबे समय तक दूर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अचानक सबसे गंभीर समस्या को याद किया और तुरंत गर्जना की, मेरे छोटे भाई को नीचे रखो। नायक और ब्रोकोन को लड़ने से रोकने के लिए चूयू ने जीशी ने उसे नीचे रखा। वास्तव में वह बस थोड़ा कमजोर महसूस करता था। जब सरनी टूट गई थी तो वह शायद खुद से खड़े होने में सक्षम होता। उसने जीशी उसे लेने की उम्मीद नहीं की थी और उसके पास जीशी की दया से इनकार करने के लिए तंत्रिका नहीं थी। हालांकि नायक अभी भी छोटा है, उसकी छाती वास्तव में गर्म और चौड़ी है। आह। चू शेंग के अनुसार इस हंगामे के कारण की जीशी ने निषिद्ध मैदान में बनाया था। चू शेंग जांच करने के लिए आया था। निषिद्ध क्षेत्र के हिस्से को नष्ट करना भी एक पूंजी अपराध है। सबसे बड़े भाई को मौत के झंडे लगाना पसंद है। मुझे क्या करना चाहिए? तत्काल समस्या, उत्सुकता से सलाह के लिए ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा है। फॉलिंग मेपल लीफ वैली 2 जियाओजिया पर्वत के दक्षिण में है। चू परिवार प्राचीन काल से यहाँ रहता है और उन्होंने लाल मेपल लिया,
जो हर जगह यहाँ पाया जाता है, उनके परिवार के प्रतीक के रूप में। चू यू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और अंत में मूल चू यू की कुछ यादें बरामद कर ली। शरद ऋतु के दौरान घाटी के मेपल के पत्तों को लाल रंग में रंगा जाता है, जैसे पेड़ों की शाखाओं में आग नृत्य, अपने जीवन के अंतिम बिंदु को जलाते हुए, जब तक कि यह राख नहीं बन जाता। जब मूल चू यू ने मौत लाने के लिए मेपल वैली को छोड़ दिया, तो ये भी ऐसा था। वह हमेशा किसी और के शरीर को संभालने में थोड़ा असहज और दोषी महसूस करता था। चू शेंग ने नोटिस नहीं किया जब चू यू ने एक मेपल लीफ उठाया और उसे अपने सीने पर रख दिया, उसके दिल के करीब। जीशी ने चू यू के आंदोलनों पर ध्यान दिया और उसकी आंखें चमक गई, लेकिन वह नहीं बोलता था। चू शेंग और चू यू मेपल वैली हॉल गए। तुरंत 4 धधकते गर्म आंखों ने जगह में चू यू को नच दिया। चू यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भौहों को सदमे में उठाएं। चू यू ने देखा और देखा कि एक आदमी और महिला सामने बैठा है जो युवा और सुंदर लग रहा था। वे चू शेंग से बहुत अधिक उम्र के नहीं थे। चू यू के होठों के कोनों को बदलना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया कि उनकी याददाश्त ने कहा कि मूल चू यू ने क्या किया, और शांति से कहा, अभिवादन दादा और दादी। यह नकली दादा और दादी। उन्हें लगा कि वह उनका फायदा उठा रहे हैं। युवा दिखने वाली दादी आंसू में उसकी ओर भाग रही थी। उसने चू यू को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, एक दुखद आवाज में, मेरे गरीब यूर, आप चोट लगाते हैं। इस बूढ़ी दादी को आप पर एक नजर डालने दो। बूढ़ी दादी 3 चू यू चौक। इससे पहले कि वह अपने दिल में इस स्थिति का उपहास करना शुरू कर सकता, वह हैरान था जब उसने अपनी पीठ के पीछे एक हाथ दबाया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में भेज दिया। शुद्ध ऊर्जा ने बार बार अपने घावों को ठीक किया और अपनी घायल आत्मा नसों को भिगो दिया। उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे कि यह गर्म धूप में भिगोया गया हो, जो ठीक हो गया और शांत हो गया हो। चू यू के पास इसका आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जब उसके कानों में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट थी। तारांकन 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 लुकिंगन। चू यू बेहद भयभीत था, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखने और अपनी दादी को देखने की कोशिश की। उनकी दादी 400 साल से अधिक उम्र की थी। कोर गठन की अवधि के प्रभावों के कारण वह पुरानी नहीं थी। चूंकि वह अभी भी युवा दिखती थी, इसलिए उसके चेहरे पर क्रोध ने उसे और अधिक आकर्षक बना दिया। उसने कहा, मेरी यूएर की स्थिति को देखो। किसने अपनी छाती मारा और मेरे परिवार के यूएर की देखभाल करने का वादा किया? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज बढ़ गई, पति, कुछ करो। 4 एक स्पष्टीकरण के लिए पूछने के लिए तियान युआन संप्रदाय पर जाओ। चू यू ने इस्तीफा दिखने वाले युवक की आंखों को देखा। उनकी दादी ने चिल्लाते रहे, चू शुम टियन, देखो क्या हुआ है यूएर। उद्धरण चिन्ह। चू यू चुपचाप उस युवा जोड़े को देखने के लिए बदल गया जो वापस सिकुड़ रहा था और बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उनकी यादों ने उन्हें बताया कि ये मूल चू यू के माता पिता थे। ... ये परिवार बहुत अद्भुत है। चूंकि चू परिवार की छोटी राजकुमारी सुरक्षित रूप से लौट आई थी, इसलिए उन्हें जश्न मनाना पड़ा। जैसा कि उनकी दादी अपने शरीर को ठीक कर रही थी, चू यू ने कहा कि उन्हें थोड़ा चक्कर लगा, जिसने उन्हें चौंका दिया। उसने भयभीत चू शेंग को चू यू को वापस ले जाने और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया। चू यू ने नायक को लिया, जो बहुत शांत था, उसके साथ दूर। चू यू का आंगन मेपल वैली में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। चू शेंग अक्सर अपने भाई के कमरे को साफ करने में मदद करने के लिए आते थे ताकि वह जगह से बहुत परिचित हो। उन्होंने जीशी बगल में देखा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं आपको सोने के लिए एक अतिथि कक्ष खोजने में मदद करूंगा। जीशी ने अपने होठों को शुद्ध किया, अभी भी चुप है। नायक का व्यवहार थोड़ा अजीब है। चू यू ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह एक संरक्षक के रूप में काम करता। वह जल्दी से चू शेंग को दूर कर दिया, थोड़ा मुस्कुराते हुए, मुझे डर है कि आप थोड़े व्यस्त हैं। सब कुछ ठीक है, अपने छोटे भाई के बारे में चिंता मत करो। चू शेंग के माथे पर झुर्रियां हुई, छोटे भाई, आपको अपनी शिदी से सावधान रहना चाहिए। वह बुरे इरादों को परेशान करता है। ये ब्रो कौन सोचता है कि हर कोई अपने छोटे भाई के प्रति बुरे इरादों को परेशान करता है। चू यू ने जीशी को देखा, शिदी, आपने इस समय एक शब्द क्यों नहीं कहा? जीशी एक लंबे समय तक चुप था, तब फुसफुसाया, शीजोंग, क्षमा करें, मैंने आपकी रक्षा नहीं की। यह अगली बार फिर से नहीं होगा। चू यू को स्थानांतरित कर दिया गया। वह पैद जीशी के कंधे पर चला गया और उसे एक सीट पर दिखाया। चू यू मुस्कुराया और कहा, शिदी, आप अभी भी छोटे हैं। यदि आप शिक्षयनिक की रक्षा करना चाहते हैं, तो कुछ और बड़े हो जाएं। जीशी एक और भी अधिक गहन चुप्पी और अवसाद में डूब गया। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, जीशी ने धीरे से कहा, मैं वास्तव में शिक्षयन से ईर्ष्या करता हूँ। चू यू हैरान था। जब वह 9 साल का था, तब जीशी के माता पिता गायब हो गए। कई वर्षों तक किसी ने जीशी की देखभाल नहीं की। दूसरी ओर, जब चू यू मेपल वैली में लौट आया, तो वह अपने ब्रोकोन के सबसे बड़े भाई और प्यार करने वाले दादा दादी द्वारा लाड़ प्यार किया। इन लोगों ने चू यू पर डॉट किया, जबकि जीशी एक तरफ खड़े होकर देखा। उसका दिल परेशान होना चाहिए।
शिदी, चू यू शांत और थोपता हुआ लग रहा था। आप और मैं ऐसे साथी शिष्य रहे हैं जिन्होंने कई वर्षों से एक ही मास्टर के तहत अध्ययन किया है। क्या मैं आपका परिवार नहीं हूँ? जीशी ने अपने होंठ बंद कर दिए। उसका चेहरा बेवजह लाल हो गया और उसकी आंखें पानी से भरी थीं, जैसा कि उसने कहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि दा शिक्सियन मेरे भाई हो। वास्तव में मैंने अपने भाई के रूप में खुद के बारे में नहीं सोचा था। चू यू ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पिता हूँ। जीशी, सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।